नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। देश भर में बीजेपी जहां चुनावी मोड में उतरकर प्रत्याशियों के ऐलान से लेकर ताबड़तोड़ रणनीतियों पर काम करती दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में प्रत्याशियों के नामों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। जहां झारखंड में भी लिस्ट अभी तक नदारद है। सवाल यह है कि आखिर देश में मोदी सरकार को हटाने का दावा करने वाली पार्टियां उम्मीदवारों और रणनीति के नाम पर सुस्त क्यों नजर आती हैं? तो झारखंड में अब इस बात का इंतजार है कि आखिर कब तक कांग्रेस जेएमएम का सीटों का बंटवारा फाइनल होता है और कब गठबंधन की लिस्ट सामने आती है। तो आज हम चर्चा करेंगे झारखंड में उम्मीदवारों के इंतजार की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और सभी पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं। 5 साल तक सियासी दांव पेंच से एक दूसरे को घेरने वाली पार्टियां अब प्रत्याशियों की चोट कर रही है। ऐसे में बात अगर झारखंड की करें तो स्थिति अभी भी कंफ्यूजन की है। 14 लोकसभा सीटों वाले झारखंड में बीजेपी की तरफ से जहां 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं एनडीए को हराने के लिए बने इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सीटों के ऐलान में इतनी देरी क्यों? इसकी जो खास वजह नजर आ रही है वो है झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में फंसा पेंच। झारखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन अटका लटका और भटका है, जनता इसे नकार देगी। मैदान मैं समझता हूँ कि जो हमारा लक्ष्य है वो जरूर पूरा होगा। और झारखंड में तो इस बार ऐसे भी जिस तरह की राज्य की सरकार है, जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में यहाँ की जनता को ठगा गया और जिस तरह के कार्य अभी चल रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि एक भी सीट ऐसा है जहाँ यूपीए गठबंधन या इंडी जो गठबंधन है वो सोच सकता है कि हम चुनाव हम 14 पे 14 सीट जीत रहे हैं। और मैं रांची को भी आपको बता रहा हूँ कि हम भारी बहुमत से, और पिछले बार हम लोगों ने 2,83,000 मतों से जीता था। इस बार इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हम 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीते। वही खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा भले ही सीपीआई है, लेकिन केरल की तरह वो झारखंड में अपने ही गठबंधन की पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और मसला सिर्फ इतना नहीं है, बिहार में कांग्रेस के साथ मिलकर पहले सरकार और फिर विपक्ष के साथ मिलकर भूमिका निभाने वाली आरजेडी भी सीट शेयरिंग में तरजीह नहीं मिलने से नाराज है और झारखंड में अकेले ताल ठोक सकती है। ऐसे में झारखंड में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है और लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर संशय बना हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेकर कई बैठक हुई है, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। इंडिया गठबंधन में चुनाव का जहां तक शोर की बात है, तो इस बार इंडिया गठबंधन इन जो सरकार जो चले उसके खिलाफ में गुरिल्ला युद्ध का ऐलान किया है और उन्हें पता चल जाएगा कि इस बार इंडिया गठबंधन में शोर नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने की मादा रखता है इंडिया गठबंधन। और रही बात बीजेपी का, तो जितना शोर मचाना है मचा ले, जनता उनके साथ नहीं। बिल्कुल साफ है, कहीं कोई दुविधा नहीं है। गठबंधन के तहत ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्लियर। जो आप लोगों का प्रश्न है कि अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुआ, तो बहुत जगह भाजपा का भी लिस्ट जारी नहीं हुआ, पूरे भारत का नहीं हुआ। हम भी समय पे लिस्ट जारी कर देंगे, नामांकन से पहले लिस्ट जारी हो जाएगा। तो सब्र रखें, हमारे नेता आपस में बात कर रहे हैं और ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, तो समय रहते वो लिस्ट जारी हो। हालांकि बीजेपी ने 14 सीटों वाले राज्य में 11 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, लेकिन राज्य में महागठबंधन की सरकार है और सीट का बंटवारा अभी तक नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है और कुछ भी ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो झारखंड में अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान पर कितनी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है, कितना इंतजार और करना होगा, आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। राजेश मंडल जी, नेता जेएमएम से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कमल ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल कमल ठाकुर जी, सबसे पहला सवाल आपसे, और राजेश मंडल जी इसके बाद आपके पास भी आऊंगी। जेएमएम और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ स्थिति है, और लंबे समय से जब आप कहते आए हैं कि मोदी को हटाने के लिए, मोदी सरकार को हटाने के लिए आप जोर शोर से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर झारखंड में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में इतनी देरी क्यों? ऐसा है प्रियंका जी कि अभी चुनाव का अधिसूचना जारी नहीं हुआ है जी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि चुनाव के घोषणा से पहले उम्मीदवारों की घोषणा हो जानी चाहिए। देखिए, सारा चीज ठीक ठाक है। एक आध दो दिन में हम लोग के गठबंधन से नामों का लिस्ट भी आपको मिल जाएगा, और ये एकदम तय है कि इस बार बीजेपी के जुमले की दाल गलने वाली नहीं है। और रही बात उम्मीदवारों का, तो उम्मीदवारों का चयन ठोक कर हो रहा है, और ढंग के उम्मीदवार आएंगे जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि नहीं, पार्टी एकदम अच्छे से चुनाव लड़ रही है। चलिए देखेंगे, क्योंकि जितनी तेजी में आपने गठबंधन की शुरुआत की थी और गठबंधन में तमाम पार्टियों को साथ लाने की बात की थी, उतनी तेजी से प्रत्याशी राज्यों में आते हुए सामने नजर नहीं आ रहे। राजेश मंडल जी। जी प्रियंका जी, जोहार जी। देखिए, बीजेपी का चेहरा पूरे देश के सामने उजागर है। छद्म और भ्रष्टाचार और झूठ को सच बनाने की इनकी जो प्रवृत्ति है वो जग जाहिर है। और हमारा झारखंड में 14 सीट जो इंडिया गठबंधन का अलायंस है, वो पूर्ण रूप से एक सूत्र में बंधा हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी का जो कर्म है, ये हम प्रत्याशी की घोषणा के लिए भी हम लोग एकदम अपने तरफ से तैयार हैं। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इंडिया गठबंधन नहीं, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो तैयारी आपके फैसलों में भी तो नजर आनी चाहिए ना। लेकिन मैडम, बीजेपी को इतनी हड़बड़ी क्यों है कि इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं हो रहा? ठीक है, मैं आपके जाने कि हमारी तैयारी पूर्व, मैं आपकी शंका का भी जवाब ले लेती हूँ। प्रतुल शाहदेव जी। जी जी, राजेश मंडल जी का कहना है कि बीजेपी को इतनी चिंता क्यों है? देखिए, हमें कोई चिंता नहीं है। पिछले दो चुनाव के अगर आप आंकड़ों को भी देखेंगे तो 2019 में जो हम 12-13 सीटें जीते थे उसमें बड़ा मार्जिन था, और 2 सीटें को जो मार्जिनली हम जीते थे उसमें भी हमें 45% और 46%, खुटी की बात करें और लोहरदगा की बात करें तो भी वोट आए थे। लेकिन अधिकांश सीटें जो हम जीते थे प्रियंका, आप चतरा की बात करें 57.03%, धनबाद में 66% से ज्यादा, गिरिडीह में 58% से ज्यादा, गोड्डा में 53%, हजारीबाग में 67%। ये मैं बता रहा हूँ वोट परसेंटेज कितना आया था। एक आध दो आंकड़ा और देखिए, मैं समाप्त करता हूँ। कोडरमा में 62% और पलामू में 62%, रांची में 57%। 2 सीट को मार्जिनली जो हम लोगों ने जीता था, खुटी और लोहरदगा, वहाँ ऐसे ही परिणाम हमेशा चलता है। 45% एक जगह में वोट आए थे, 46% इन्हें वोट आए थे। लेकिन इन्होंने जो एक सीट पर जीत हासिल की थी राजमहल पे, और जो दूसरी सीट सिंहभूम पे, दोनों में इन्हें 50% से कम आए थे। तो प्रतिशत की बात करें तो पूरे देश में 224 ऐसी सीटें हैं जहां हमें 50% से ज्यादा हमारे उम्मीदवारों को वोट आए थे, और 80 सीटें ऐसी हैं प्रियंका जहां दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार को जोड़ते हैं 2019 में तो भी हमें ज्यादा वोटें आई थी। यानी हमारी 303 सीटें जो आई थी उसमें 255 सीटों पर तो कोई मुकाबला नहीं था, 50% या सेकंड और थर्ड नंबर से ज्यादा था। तो और इस बार तो हमने राष्ट्रवाद के एजेंडे को, गरीब कल्याण के एजेंडे को ज्यादा आगे बढ़ाया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी ने जो नारा दिया, पार्टी का नारा है 370 पार, और अब की बार 400 पार एनडीए के लिए, और विपक्ष के लिए अब की बार इनका राजनीतिक अंतिम संस्कार। तो प्रतुल जी, 11 सीटों पर जिस तरह से आपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन बाकी जो 3 सीट छोड़ दी गई हैं वो किस लिए छोड़ दी गई हैं? क्या उम्मीदवारों पर मंथन अभी जारी है, या कांग्रेस के उम्मीदवारों की ऐलान का इंतजार है, या रणनीति का इंतजार है? क्या वजह है? देखिए, दूसरे जहाज में जो सवार रहता है हम उसकी गिनती कभी नहीं करते, उसको देखकर क्या उम्मीदवार देना। हमने तो 195 उम्मीदवार
लंबे समय पहले डिक्लेयर कर दिया था। मुझे लगता है आज मिलाकर 15वां दिन हो गया जब हमने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। अब तक 267 उम्मीदवारों की हम लोग सूची जारी कर चुके हैं, कमोबेश 410 415 के आसपास। नहीं तो जो 3 सीटें आपने छोड़ी हैं, जाहिर सी बात है वो आपके लिए महत्वपूर्ण सीटें होंगी। देखिए, उसमें से एक सीट पिछली बार अलायंस पार्टनर गिरिडीह जो था वो आजसू का था। देखिए, हम अलायंस में हमारा बहुत बड़ा हृदय होता है जी। हमने अपनी सीटिंग सीटें जो 2014 में जो रविंदर पांडे जी जीते थे वो हमने दे दी थी आजसू को, क्योंकि हम गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं। और उसके बाद अभी एक सीट तो आप मानकर चल सकती हैं, अगर पिछले रिकॉर्ड को हम देखें तो वो शायद आजसू के खाते में जाएगा, शायद शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ जी। और दूसरा कि अलायंस में कभी सीटों का हेरबदल भी हो सकता है। और दूसरा 2 सीटें जो हमारी हम लोगों ने अभी घोषणा नहीं की है उसमें भी हम बहुत कंफर्टेबली जीते थे। चतरा में 57% वोट था, धनबाद में 66 था। तो हमने 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी प्रियंका 14 में, और इन्होंने तो शुरुआत नहीं की। ये ठीक है, इनके ऊपर कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि ये उम्मीदवारों की घोषणा करें, पर ये इन्होंने पहला सीट जब घोषणा किया तो आप देखें राहुल गांधी वायनाड, यानी एक अमेठी जो इनकी फैमिली की जागीर मानी जाती थी, पिछले बार हारे तो वहां से भाग खड़े हुए। और सोनिया गांधी जी वरिष्ठ नेत्री हैं, मैं उनके लिए भाग जाने जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। सोनिया गांधी ने किनारे कट लिया रायबरेली से, जो इनकी फैमिली की परंपरागत सीट थी, राजस्थान के रास्ते वो चली गई राज्यसभा। अब इनकी स्थिति देखिए क्या है, वेस्ट बंगाल में जो जनरल इलेक्शन होते हैं असेंबली के, उसमें इनका खाता नहीं खुला था। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजा भैया की पार्टी को 2 सीटें आई थी विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस को भी 2 सीटें आई थी। तो इनको डिसाइड करना, इनको अगर उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे तो क्या हम तो इनको बोरो करके उम्मीदवार दे नहीं सकते? नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं उनका प्लान पूरा तैयार है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ही समय में घोषणा होगी। देखिए प्रियंका, हम भी चाहते हैं एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में विपक्ष मौजूद रहे, लेकिन 2 बार से अगर कांग्रेस को प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा का पद नहीं मिल पा रहा, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो इन्हें सीटें नहीं दे सकते, हम कमल तो ठाकुर जी नहीं दे सकते। अरे ऐसा है ना मैडम कि केरल में इनको एक भी सीट नहीं मिली थी। ये दूसरे पर उंगली उठाते हैं। इनको 2014 में 31% वोट मिला पूरे देश में, 2019 में 38% मात्र वोट इनको मिला। 2014 में हमें 39 बोलने दीजिए, आप अतुल जी बात बीच में नहीं कीजिए, हम बोल देंगे उसके बाद अपनी बात को रख दीजिएगा। मैं इलेक्शन कमीशन का डेटा बता रहा हूँ, 2019 के चुनाव की अगर आप बात करें तो 45% वोट एनडीए के साथ में आया था। देखिए, हवा में एक नेशनल टीवी पर बैठ के आंकड़ों को गलत पोस्ट नहीं करें। और मैंने तो प्रियंका जी कहते हैं लास्ट 2 इलेक्शन एक समअप होता है, समरी होता है, मैंने तो इनको रियलिटी चेक करा दिया। भाई पिछले चुनाव में विक्रम गुरु शिबू सोरेन जिनके नाम पर ये पूरे प्रदेश में वोट मांगते थे, वो तो जवाब हार गए, और वो भी कोई 40,000 वोटों से हारे। भी मन की बात करते हैं, जन की। ठीक है कमल जी, अपनी बात पूरी करें आप। देखिए, केरला में भी इनको 0% वोट आया था, कोई वोट देने वाला नहीं था। लेकिन 0% वोट क्या होता है? कैसी बातें कर रहे हैं? 0% कमल जी, 0% कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि एक भी मत किसी को मिले ना हो। मतलब कुछ भी 0% वोट। आंकड़े अगर आप पेश करें तो आंकड़े ठीक पेश करें कमल जी। अरे बिल्कुल 0% वोट। आप समझ सकती है ना, ये फर्जी वाला आंकड़ों का प्रियंका, ये सिर्फ आपके चैनल में पॉइंट्स लेने के लिए बोल रहे हैं। 0% का सुनिए ना, पर सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। चलिए मान लिया कमल ठाकुर जी, मान लिया आपकी केरल में स्थिति, दक्षिण के राज्यों में आपकी स्थिति बेहतर है, लेकिन उससे दिल्ली का रास्ता तो आपके लिए पूरा तय नहीं होता ना, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी झारखंड में भी। यही तो मैं बता रहा हूँ ना, अब सुनेंगे तब ना, सुनेंगे तब ना बताऊंगा। मैं तो सुन रहा हूँ, पर आपको करेक्ट भी कर रहा हूँ अपने साथ। 0% लीजिए, आपकी आदत 0% कैसे होता है? अब जनता आपको इस तरह बोलने नहीं देगी, जनता शांत करती है। आपका 400 पार का नारा नहीं है, 400 हार का नारा है। आपके नेशनल टीवी पर नहीं तो कमल ठाकुर जी, आंकड़े आप जो है वो सही पेश करें। 0% कहीं नहीं होता, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सुनिए मैम प्रियंका जी, बोलचाल की भाषा में आदमी बोलता है। मैं इनकी आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको केरल में कोई उम्मीदवार आपका नहीं जीता। दूसरी बात यह है कि बार प्रधानमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री जो है 400 पार का नारा लगाते हैं।
ये हाँ, ठीक है, 400 जनरल। सीट लाएंगे वही कहाँ जान से? की भाषा में निकल जाता है साहब से। ये तो साहब उन्हीं लोगों की पार्टी से ना, आलू से सोना, केतली पर कोयला। अरे ये प्रधानमंत्री का भाषण है, आप गूगल करके सर्च कर लीजिए। तो कुछ भी बोल देते ये हैं, बोल गूगल का की भाषा में। प्रधानमंत्री ने कहा था उसको। चलिए आप उसकी बात जाने क्या दीजिए, था? झारखंड के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। कमल जी, आप हाँ, मुझे ये बताइए। ये जायज बात है कि झारखंड के मुद्दे पर बात होना, ये तो घुमाएंगे पूरा देश। नहीं, आप 15 झारखंड के मुद्दे पर आइए, लाख झारखंड के मुद्दे पर आइए। जुमला देते रहेंगे। 14-19 दोनों का दे दिया कि आप कितने बुरे तरीके से हारे थे। मैंने तो आंकड़ा से बता दिया कि बात को देखिए, 2 प्रियंका, सीटों इस को तरह छोड़ का दे तो चीज पे अधिकतर टोका सीटों में टोकी प्रतुल जी, जनता प्रतुल जी का मौका दीजिए, बोलने दीजिए उनको। जी जी, कमल जी अपनी बात रखिए आप। देरी हो रही है तो क्यों हो रही है? कब तक होगा ऐलान? कोई देरी का बात नहीं है। बहुत जल्द में आपको सारा आंकड़ा मिल जाएगा। कौन लोग कहां से खड़े होंगे, कितने सीट पर कांग्रेस खड़ा होगी, कितने सीट पर जेएमएम खड़ा होगी, किस पर आरजेडी खड़ा होगी, किस पर माले को सीट मिलेगा, ये सारा खाका तैयार है। चुनाव तो निश्चित रूप से इस बार महागठबंधन ही जीतने जा रहा है। झारखंड में 14 से 14 सीट। खुश होने दीजिए। नहीं, लेकिन प्रतुल जी तो पिछली बार का प्रतिशत गिना रहे थे, जब 66 से लेकर 57 और 53-60% की बात क्या है ना प्रियंका जी, 2014 में भी प्रियंका 2014 में भी इससे ही मिलता जुलता आंकड़ा था। और कहते ना किसी चुनाव को आप समाप्त करते हैं तो पिछले 2 लोकसभा क्या लगता है आपको कि 66% से आप सुन लीजिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये सपनों की दुनिया में खुश होना चाहते हैं तो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हमें हाथ पति नहीं। प्रतुल जी ने कहा कि अमेठी इनकी जागीर है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जागीर किसी का नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री का मन में जो बात है ना, आपके युवराज नहीं तो माता या तो उसके अलावा आपका कोई शागिर्द खड़ा होता था, लेकिन पिछले चुनाव के बाद तो आप अमेठी से भाग खड़े हुए। और रायबरेली क्यों छोड़ी साहब? रायबरेली क्यों छोड़ी आपने? तैयार हूँ, लेकिन चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात हम नहीं करेंगे, झारखंड पे आप बात करिए। कमल ठाकुर जी, झारखंड पे बात करिए। सीटों की आप बात जरूर कर रहे हैं कि आपका मामला एकदम तय है, लिस्ट बिल्कुल तैयार है। कितने प्रतिशत सीट होंगी? जिस तरह से जेएमएम 7 सीटों की बात करी थी, कितने सीटें आपके पास रहेंगी, कितने उनके पास रहेंगी, क्या आंकड़ा है? देखिए गठबंधन जब होता है प्रियंका जी, तो उसमें बातें सब तरह की आती हैं। किसको कितना मिलेगा ये पार्टी के अंदर की बात है, और ये आपको एक आध दिन में ये फाइनल हो जाएगा कि इनको कितना। देखिए बिहार जैसा देश में इतनी ताकतवर पार्टी बीजेपी अभी तक गठबंधन नहीं कर पाई। अपने को ताकतवर बोलती है ना, नहीं कर पाई। सीटों का ऐलान कर दिया, गठबंधन जो होता है 17 पे हम दोनों तीनों चारों पार्टी जितनी बैठती है उनकी चलिए आप दोनों के पास में आती हूँ। राजेश मंडल जी, हाँ राजेश मंडल जी, क्या लगता है आपको? ऐलान में देरी जरूर हो रही है, लेकिन कितने सीटों की आप मांग कर रहे हैं और कितने पे बात बनेगी? वो तो आपके सामने है। पूरा हम लोग का 7 सीटों का, 14 सीटों में से 7 सीटों का हम लोग का मांग है। और उसमें हमारे इंडिया गठबंधन के अंदर में किसी तरह का कोई जीत भी नहीं है। और अगर हम प्रत्याशी की घोषणा में विलंब नहीं, तो अगर आप 7 की मांग कर रहे हैं, 7 कांग्रेस के पास जाएगी, तो आपके बाकी गठबंधन दलों का क्या? 1 मिनट मैडम, अगर हमारा प्रत्याशी घोषणा में अगर विलंब हो रहा है तो वो भी हमारी एक स्ट्रेटेजी है, जिसको हम बीजेपी के विरुद्ध में तैयार कर रहे हैं। जी प्रतुल जी जवाब दीजिएगा। अभी प्रफुल्ल सहदेव जी को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि प्रियंका जी पिछले दिनों के डिबेट में इनका ही ये बात रहता है कि मीडिया एंकर के द्वारा जब जिसको समय दिया जाए तो अपने समय के अनुसार बोले। क्या बातें आखिर यही उपदेश देते हैं और यही फिर वही नहीं। प्रतुल जी समय ले लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी टपक पड़े क्या बोलते हैं? अभी आप नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं पूरा समय आपको दे रही हूँ। पढ़ते हैं, इनको पहले कहिए कि अपने शक्ति और कर्मों में सत्यता रखें। और आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि हम लोग एकदम 11th आवर में उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। अरे लेकिन राजेश मंडल जी, 11th आवर में अगर आप और जो इनका चेहरा उजागर हुआ है कि ये कब किसके यहाँ ईडी घुसा देंगे। कब अभी आपने देखा कि तुरंत चुनाव में अभी आपका अंबा प्रसाद के यहाँ ईडी घुसवाने लगते हैं। हम लोग इसी तरह से एक तो राजेश मंडल जी, ये आपकी स्ट्रैटेजी आपने तो खुलासा कर दिया कि आने वाला झारखंड के लोकसभा चुनाव में हम 2005 का फिर से एक बार इतिहास दोहराने जा रहे हैं और 14 में से
मैं 14 तो नहीं कहूंगा। प्रतुल शादेश जी, आप जवाब दीजिएगा, बड़े गंभीर आरोप हैं। आपके मैं डर से ऐलान नहीं 14 कर रहे इंडिया गठबंधन अपने इंडिया प्रत्याशियों का। गठबंधन इस बार हर हाल में जीतेगी। जी और इनको यदि हमारे उम्मीदवार की घोषणा की ठीक है राजेश मंडल जी, अब जवाब सुन लीजिएगा। राजेश मंडल जी, जवाब सुन लीजिएगा। एक बात दूसरा, अभी आपने कहा कि अरे राजेश मंडल जी, अब शांत हो जाइए, जवाब सुन लीजिए जी। आप तो हमारी संभावना प्रतुल जी, अपनी बात रखिए आप। उम्मीदवार नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलता बीजेपी के पास नहीं है, जिसका उदाहरण राजेश मंडल जी, आपने अपनी बात रख दी। राजेश मंडल जी, अरे राजेश मंडल जी, अभी तो आप कह रहे थे कि आप अतिक्रमण नहीं करेंगे दूसरे के समय में। जी हम लोग कहाँ किसी आपके बीजेपी के हाँ, तो आप जवाब सुन लीजिएगा, जवाब सुन लीजिए। ही आते हैं हमारे यहाँ। अरे ठीक है राजेश मंडल जी, हो गया, मेरे पास समय इतना नहीं है। फिर शांत हो जाइए। इंडिया गठबंधन मैं अपनी टीम से बोलूंगी, फेडर डाउन कीजिएगा जरा सा। जी प्रतुल जी, जी हमारा स्पष्ट मानना है कि इनके पास उम्मीदवारों का टोटा है और ये सीधे चले जाते हैं 2005 के चुनाव में। जबकि चुनाव का कोई भी विश्लेषक जानता है कि इससे पहले का चुनाव, उसके पहले का चुनाव या उसके पहले 2-3 चुनाव, उससे पीछे का वोटिंग ट्रेंड, वोटिंग पैटर्न सब बदल जाता। जो 2005 में जिसकी उम्र 20 वर्ष होगी, आज वो करीब 20 वर्षों के बाद 40 वर्षों का होगा। तो एक नई युवा पीढ़ी आ गई, पूरा वोटिंग ट्रेंड और ये ट्रेडिशन और ये सारा कुछ बदल जाता है। लेकिन देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा झारखंड में, क्योंकि इनके जो शहंशाह थे, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जो जेल की सलाखों के पीछे थे, जिनको ये कहते हैं कि ईडी ने षड्यंत्र करके भेज दिया, तो साहब आप तो सुप्रीम कोर्ट गए, आप हाई कोर्ट गए, आप एमएलए कोर्ट गए, अब फिर हाई कोर्ट गए, कहीं से आपको रियायत और राहत क्यों नहीं मिली? यानी कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया मांगा कि आपके ऊपर जो संगीन आरोप लगे हैं उसमें सच्चाई है, बल्कि इन्होंने तो पेशी की छूट की मांग की थी विधानसभा सत्र के दौरान, हाईकोर्ट ने वो भी मना कर दिया। नहीं, लेकिन उनका कहना है, उन्हें डर लग रहा है, वो जैसे ही ऐलान करेंगे आप ईडी भेज देंगे उनके घर पर। ये डर अच्छा है प्रियंका, भ्रष्टाचारियों के मन में ये डर अच्छा है, गलत करने वालों के मन में ये डर अच्छा है, और जो नियम कानून तोड़कर अपने लिए अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं उनके मन में ये डर अच्छा है। और जहां तक अंबा प्रसाद की ये बात कर रहे थे, तो अंबा प्रसाद यानी कि आप भी प्रतुल जी ये मानने को तैयार हैं कि आप ईडी भेजेंगे? ईडी हम भेजने वाले कौन होते? ये शायद कांग्रेस के राज के समय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, यूपीए का शासनकाल था, कि सीबीआई पिंजरे में कैद होता। हमारे समय सुप्रीम कोर्ट ने कब ऐसे टिप्पणी की? और ईडी ने हमारे शासनकाल में 1,25,000 करोड़ की अवैध संपत्ति और नकद की जब्ती की है, जबकि इनके 10 वर्षों के कार्यकाल में ये जब्ती सिर्फ 5,000 करोड़ थी। तो 25 गुना जो जब्ती हुई है, कहाँ आसमान से आ गया प्रियंका जी? ये तो जब्ती हुई ना इलीगल प्रॉपर्टीज की। तो इस देश में हम प्रतिबद्ध हैं काले धन को अपरूट करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनके शहंशाह जो जेल में बंद होकर सरकार चला रहे, और जो मुख्यमंत्री अपने आप को हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहते हैं, यानी पार्ट 2 में भी उतना ही भ्रष्टाचार होगा, उतना ही महिला उत्पीड़न होगा, उतना ही घूस होगा, उतना ही ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। तो इंतजार कीजिए, इनका सुपड़ा साफ होने वाला साहब इस चुनाव में। हम बहुत दम्भ नहीं भरते, हमें जनता पर विश्वास है। चलिए ठीक है, कमल ठाकुर जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। इनके जो देश के प्रधानमंत्री हिटलर शाही जो चला रहे हैं ना, इनके जो हिटलर है देश में, इनके जो हिटलर है देश में ना, उनको जवाब इस बार जनता देगी। इनके नहीं, कमल ठाकुर जी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। आप अपने राजनीतिक मंचों पर करें, आप अपने राजनीतिक मंचों पर करें, नहीं, ये तो लेकिन डिबेट में मर्यादा बनाए रखें। जी सवाल नहीं उठाया, ये बेहद घटिया। देखिए, हमने तो आपने सहनता बोला, उस पर तो सवाल नहीं उठा, जबकि उन्होंने तो इमरजेंसी सवाल किया उस पर। आप इनको क्यों नहीं रोक रहे? नहीं, कमल ठाकुर जी आप बेहतर जानते हैं कि शहंशाह और हिटलर में कितना अंतर है। अरे दोनों शासन किया, दोनों शासन करते हैं ये लोग। कमल ठाकुर जी, शहंशाह पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है। शहंशाह मतलब जिसके पास राजनीति हो। मैडम एक मिनट जी, एक मिनट समझ जाइए। 1 सेकंड का क्या चीज के लिए? फुटबॉल का मैच है, 10 सेकंड समझ जाइए मैडम। अरे आपके राजा को सुप्रीम कोर्ट तक से आपके हिटलर को सत्ता जाते ही देश की हवा खानी होगी। अरे भैया, चलिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं चाहिए मुझे। प्रतुल जी, कमल जी शांत रहिए आप। राजेश मंडल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी प्रियंका कभी नहीं करता हूँ डिबेट पर। हिटलर से तो प्रधानमंत्री की तुलना नहीं, तो किसी भी तरह का शब्दों का संबोधन आप ना करें। अगर वो किसी तरह का शब्दों का संबोधन नहीं करूंगा तो डिबेट कैसे होगा? तो फिर नहीं ठीक है, फिर आप शहंशाह बोलेंगे, वो फिर अभी हिटलर पर उतर आएंगे, फिर ये बात पता नहीं कहां तक जाएगी। प्रतुल जी, वैसे भी मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, राजेश मंडल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी
हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि प्रफुल्ल सहदेव जी को, मेरे कमल जी का ये बात हिटलर इनको बुरा लगा मैडम, हम लोग भी आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन इन्हीं के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के शासनकाल को डकैती की संज्ञा दिया गया था। क्या वहाँ मैं कह रही हूँ ना राजेश जी मैं कह रही हूँ ना, राजनीति की भाषा नहीं रखते हैं। राजेश जी सुन लीजिए, राजनीति में भाषा की कितनी मर्यादा है ये आप बेहतर जानते हैं। आप राजनीतिक मंचों पर कुछ भी प्रयोग करें, डिबेट में कृपया ना करें। जगह बताए और किस स्थिति को किस वर्ष में ऐसा कहा। ठीक है, उसके लिए आप आजाद है। अभी तो लोकसभा चुनाव आने वाला है, अभी तो पता नहीं कौन कौन से पर्यायवाची निकल कर सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी, कमल ठाकुर जी, राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में भी जिस तरह से इंतजार इंडिया गठबंधन की लिस्ट का हो रहा है, माना यह जा रहा है कि किसी न किसी रणनीति के तहत अभी भी इंडिया गठबंधन ने अपनी लिस्ट रोक कर रखी है। प्रवक्ताओं का यह भी कहना है कि उसके पीछे कई बड़े कारण भी। अब देखना यह होगा कि कब तक तालमेल जेएम और कांग्रेस का बैठ पाता है और कब तक इंडिया गठबंधन की लिस्ट सामने आती है। साथ ही साथ बीजेपी के भी 2 उम्मीदवार अभी सस्पेंस की श्रेणी में बने हुए हैं। देखना यह होगा कि इन पर से पर्दा कब उठता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।